ठीक, दोबारा बताऊं कि आपके स्टूडेंट ग्रुप में मेंबर 3 होंगे और मिनिमम 2 होंगे, यानी एक स्टूडेंट अलग से प्रोजेक्ट नहीं बना सकता और 4 स्टूडेंट नहीं बना सकते। 4 स्टूडेंट को किसी सूरत में अलाउ किया जा सकता है जब उसके प्रोजेक्ट की लेंथ बड़ी हो, तो वो बेसिकली डिज़ाइन कर सकता है 4 4 स्टूडेंट पे। हाँ, ये भी बड़ा मसला है क्योंकि ऑनलाइन क्लास होगी तो किसी को कोई जानता ही नहीं है, तो अब ये ग्रुप आज ही बना लेते हैं ना ताकि वो हमारे पास आसानी हो कि तो जो स्टूडेंट को तो जानने वाले एक दूसरे के हैं वो तो आपस में ग्रुप बना के अभी डिसाइड कर लेंगे, और जिनके ग्रुप नहीं बने हुए वो ग्रुप अभी बना लेते हैं। ठीक है इरफान है सर? अच्छा जी, लेकिन देखो जो ग्रुप मेंबर एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रोजेक्ट पाइथन पे बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही, एल्गो नहीं लिखना, पाइथन पे बनाना। अभी मैं पहले अदील में अपने पहले प्रोजेक्ट पढ़ दूं, उसके बाद फिर आप लोगों के प्रोजेक्ट की तरफ आता हूँ। पहले आप ये प्रोजेक्ट देख लें अच्छी तरह से। एक बात समझ में आ गई, स्टूडेंट की तादाद कितनी होगी। दूसरा ये कि ग्रुप हम बना लेते हैं, प्रोजेक्ट जो है पाइथन पे बनाना है। देखो ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी डिस्क्रिप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल का मतलब ये है, ये काम आपने अपने डीएलडी के कोर्स में किया होगा, और अगर डीएलडी नहीं पढ़ी है तो कहीं पे भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो उसमें ये काम आपने ट्रुथ टेबल क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रुथ टेबल का मतलब ये है कि आपके पास बेसिकली बाइनरी नंबर्स हैं और इसमें एक जो है वो ट्रू है, एक फॉल्स है, यानी ट्रू फॉल्स के बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ कॉम्बिनेशंस होती हैं कि आप किसी, जैसे मिसाल के तौर पे एंड गेट है, तो इसको आप बेसिकली इनपुट देते हैं, एक में अगर 1 दिया दूसरे में भी 1 दिया, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, ये आपने कहा आउटपुट, अगर ये कोई एंड गेट है तो इसका आउटपुट 1 होगा, और एक को 1 एक को 0 दिया तो उसका आंसर जो है 0 होगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली GIACT में पढ़ा था आपने। अब उससे एक लेवल ऊपर अगर हम सोचें यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से मिसाल के तौर पे ये इनपुट A है, ये इनपुट B है। ठीक है, इनपुट लेने का तरीका हमें पता है कि पहले 0 0 होता है, फिर 0 1 होता है, ठीक है, फिर 1 0 होता है, ठीक, फिर इसके 1 1 होता है। ये हमने इनपुट लेने का मेथड सीखा हुआ है। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कोई कहता है कि ऑपरेशन A एंड B निकालें, A एंड B निकालें, तो आप इसका आंसर फौरन दे देते हैं कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। ठीक हो गया, समझ आ गया? लेकिन अगर कोई आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि आप जो है वो A, ठीक है, एंड B और कर लेते हैं, और A एंड C निकालें, A एंड C। अब आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर देने के लिए आपको अगर मैनुअल करें तो आप पहले यकीनन हमारे पास एक एट्रीब्यूट C और बढ़ गया है, तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट C भी ले लेंगे, और जब आप C ले लेंगे वेरिएबल C, तो यकीनन आपके पास की फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। फॉर्मेशन चेंज किस तरह हो जाएगी वो आपको मालूम ही है कि मैं अगर इसको क्लियर करूँ तो 3 एलिमेंट की फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, यानी ये A है, ये B है, ठीक, और ये C है। तो नॉर्मली लिखते हैं इस तरह से कि पहले हम 4 1 या 4 0 लिख लेते हैं, 4 1 या 4 0 जो भी आप लिखना चाहें। अगर 0 पहले लिखना चाहते तो 4 0 लिख लो पहले, और इसी तरह से 4 1 लिख लेंगे यहाँ पे, 1 1 1 और B के लिए 2 2 करके पेयर बनाते हैं, 2 0 लिख लें, फिर 2 1 लिख लें, फिर 2 0 और फिर 2 1। और C के लिए ऑल्टरनेट 0 1 0 1 0, तो ये पेयरिंग हो जाएगी 3 एलिमेंट की। समझ आती बात है? अब आपको जो ऑपरेशन कहा गया था पहले उसका एक सब पार्ट कैलकुलेट करते हैं, A एंड, यानी A एंड
बी। उसके बाद सेकंड वाले का सब पार्ट करते हैं ए एंड सी। उसके बाद फिर इन दोनों के रिजल्ट को आप फाइनली रिजल्ट यहाँ पे देते हैं। समझ आ रही हो? तो यानी ए एंड बी, ठीक, और ए एंड सी। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये सारा काम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इसको लिखें और ये सारा काम हो। जब हम किसी चीज़ को कोड या एल्गोरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यूज़र से क्या इनपुट लेंगे हम, ठीक है। तो यूज़र हमें क्या बताएगा जब हमें किसी चीज़ का ट्रूथ टेबल बनाना हो। तो ये भी ट्रूथ टेबल है, लेकिन तो ऐसा ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे जो बेसिकली क्या हो, जेनेरिक हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ऐसा बना दें कि एंड के लिए बना दिया, और ये तो पहले से कंप्यूटर साइंस में बने हुए हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमें तो बेसिकली जेनेरिक किस्म का एक ट्रूथ टेबल बनाना है। तो वो बनाने के लिए आप सबसे पहले देखते हैं कि यूज़र से क्या इनपुट लिया जाएगा, यूज़र का इनपुट क्या होना चाहिए, यूज़र इनपुट क्या होगा, ठीक है। तो यूज़र इनपुट बेसिकली अगर आप ट्रूथ टेबल का ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो यूज़र इनपुट सबसे पहले होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। यानी आपके इसमें कितने वेरिएबल्स हैं यानी इनपुट देने के लिए। जैसे अभी हमारे पास 3 थे ABC, समटाइम 4 हो सकते हैं, समटाइम 5 हो सकते हैं। हम अपने कोड में मैक्स जो है वो 3 लेंगे, यानी हम 3 से ज़्यादा के लिए कोड नहीं करेंगे इसमें। यानी मैक्स इनपुट जो है वो 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि एक्सप्रेशन लेंगे आप, लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन इनपुट में लेंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन में आप यकीनन वेरिएबल 3 है तो उसमें भी आप काफ़ी वेरिएशन के साथ लॉजिकल एक्सप्रेशन इनपुट ले सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन इनपुट लेना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप कहें कि ए, ठीक है, एंड बी ब्रैकेट, ठीक, और ए एंड सी, ठीक है, एंड ब्रैकेट बी और सी। समझ रहे हो? तो अब है तो 3 ही वेरिएबल, लेकिन इसकी ये जो लेंथ है एक्सप्रेशन की वो बढ़ती जा रही है। तो हम इसको भी लिमिट करेंगे कि भाई कितनी बड़ी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा एक्सप्रेशन होगा ये तो मसाइल में रहेगा। तो एक्सप्रेशन की लेंथ को भी हम कंट्रोल करेंगे। हम कह देंगे कि भाई ठीक है, हम बहुत मुश्किल में नहीं जाते, मैक्स जो है मैक्स 4 ऑपरेशंस होने चाहिए। ऑपरेशन कितने चाहिए? मैक्स 4 ऑपरेशंस। अब अभी कितने ऑपरेशन नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 ऑपरेशन है। आप कहेंगे आप किसी भी तरीके से दें, मैक्सिमम ऑपरेशन 4 होने चाहिए। ये बात समझ आ गई? अब ये 2 कंडीशन जो है वो हमारे पास इनिशियली सेट हो गई। यूजर से आप कह देंगे 3 वेरिएबल दें और जो भी एक्सप्रेशन दें उसमें मैक्सिमम 4 ऑपरेशन। अब जब यूजर ये 2 चीजें दे दे उसके बाद आपका काम शुरू होगा वैसे ही जैसे मैनुअल करा वैसे ही यहाँ पे करेंगे। लेकिन करने का तरीका क्या होगा वो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। जो अभी जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा ना वो बेसिकली इसी को कराने के लिए होगा। मतलब इसी को कराने के लिए नहीं, उस टॉपिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका टास्क शुरू हो जाता है। आपने कोड लिखा होगा, जब उसने कहा होगा वेरिएबल 3 है तो आप रन टाइम पे 3 वेरिएबल का सेटिंग कर लेंगे यहाँ पे, और वो हो जाएगा 0 0 0 जो भी सेटिंग बनी, उसके बाद 0 0 1, सही है। उसके बाद ये सेटिंग आ जाएगी आपके पास। ये सेटिंग जो है ये आपके 3 वेरिएबल से आ जाएगा। उसके बाद इन एक्सप्रेशंस को तोड़ेंगे आप। वो कैसे तोड़ेंगे वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें पार्शियल सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों। वो आप चाहे टेबल में शो करें चाहे कमांड प्रॉम्प्ट पे शो करें, लेकिन ये प्रॉपरली शो होना चाहिए कि आप कहेंगे कि पहले मैं ए एंड बी का रिजल्ट निकालूं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है क्या है कि ए एंड बी का रिजल्ट तो कंप्यूटर के पास मौजूद है। अगर आपके पास ये ए है और ये बी है तो इन दोनों का एंड का क्या रिजल्ट होगा सारे ऑप्शंस पे वो यहाँ बासानी कंप्यूटर निकाल के आपको दे देगा।
लेकिन सबसे अहम इसमें जो है वो ये है कि इसको तोड़ेंगे कैसे। इसको तोड़ने के लिए हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन जाएं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो। तो प्रॉब्लम सॉल्वर भी आपको जो है वो यहाँ पे बनना है। तो आप स्टैक यूज करेंगे। सोचिए कैसे सॉल्व होगा ये स्टैक के थ्रू। तो पहला टास्क तो ये कि आप इसको तोड़ लें कि पता चल जाए कि ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इनके बीच में एक जो है वो ये लगा हुआ है, तो यानी और का साइन लगा हुआ। तो ये हमारी बेसिकली सबसे पहली चाहत होगी। और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली सारे सॉल्व कर लेंगे, ए एंड सी सॉल्व कर लेंगे, बी और सी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर आप कहीं जाके इन तीनों का रिजल्ट जो है वो आपस में सॉल्व करें। तो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को 4 पे लिमिट कर दिया तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको तो मिलेगा नहीं, आपको इससे छोटी एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे मिल रही होगी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब सवाल ये है कि आपको कौन समझाएगा कि ये कैसे करेंगे। 2 स्टूडेंट ले सकते हैं ये, मतलब मैं किसी को सिंगल नहीं देता, मतलब देश में नहीं लेना चाहे कोई भी ना ले, लेकिन आप लोगों के जहनों में ये होता है कि भाई सेम प्रोजेक्ट 2 स्टूडेंट 2 ग्रुप नहीं कर सकता। मेरे पास ये अलाउ होता है और मैं दोनों की अलग अलग कोडिंग देखना चाहता हूँ। कॉपी करोगे तो नंबर कट जाएंगे, हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप कोडिंग देखते देखते तो हमारी आदत हो गई है, तो कोडिंग सिमिलर है डिफरेंट है वो फॉर्म पता चल जाता है। ताकि प्रोजेक्ट कम है ना, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट 2 स्टूडेंट ले सकते हैं। यकीनन अभी जब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इसकी समझ आ जाएंगी और फिर जो स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट ले लेगा तो उसको फिर समझाऊंगा काम कैसे करना है, इसके ऊपर इसको ब्रेक कैसे करना है। तो फिर वो खुद करेगा, खुद समझा मैं सारा दूंगा उसको। ठीक है बात समझ आ रही। अभी मतलब मैंने 1/4 समझा दिया आपको, 1/4 समझा दिए काम कैसे होगा। उसके बाद 3/4 टोटली डिपेंड करता है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, एरे कैसे बनाएंगे। तो इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। तो वो 3/4 वाला काम जो है वो हम जब अगला टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक बात। ये तो हो गया ट्रुथ टेबल। इसमें बहुत सीखने को मिलेगा आपको और अच्छा कोड लिख लोगे तो आप उसको गिटहब पे मतलब 2 ग्रुप ये ले सकते हैं जी, 2 ग्रुप ले सकते हैं। अगर किसी ने पहले इसको सजेस्ट कर लिया तो एक और ग्रुप भी इसी को ले सकता है। सेम टास्क 2 ग्रुप कर सकते हैं। देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो कि कैसे करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने उन आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन इंडिविजुअल करनी है, ग्रुप बाय ग्रुप। समझ आई बात है। ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी जाएं, आप एक दूसरे से शेयरिंग करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो। असल मकसद ये, आप नेट पे जाके ढूंढना ना शुरू कर दें। हमारे स्टूडेंट नॉर्मली क्या किस बात के एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं कि मैं इंटरनेट पे जाऊंगा और इंटरनेट पे जाने के बाद वहाँ से प्रॉब्लम को लेके आऊँगा और उसको समझ लूँगा। तो ये तो बेसिकली अच्छा तरीका नहीं हुआ ना। हमारे पास अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम की डिज़ाइनिंग भी खुद कर रहे हैं। तो वो उसी वक्त होगा जब आप स्टार्ट लेंगे डिज़ाइनिंग करना। आप स्टार्ट ही नहीं दे रहे डिज़ाइनिंग करना तो आप डिज़ाइनिंग कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात है। तो ये बात हो गई कि हम जो 2 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गुड प्रोजेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद ये कौन सा है, ये एक हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम वाला प्रोजेक्ट है और जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट है, इनके बनाने का जो मैकेनिज्म है, इंटरनल मैकेनिज्म दोनों का सेम है, दोनों सेम तरीके से बनेंगे। ये इसमें चाहता क्या है हम, ये भी यहाँ पे भी यही मसला है कि आप चाहते क्या है। पहले तो वेन डायग्राम समझें कि आपके पास वेन डायग्राम होता क्या है। आप कहते हैं कि देखो भाई, आपके पास एक ए है और एक यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बी है। ठीक है, तो आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी की अगर वेन डायग्राम बना रहे हैं आप, तो इसमें कौन सा रीजन शेड होगा। तो आप कहेंगे एक जो है वो ये है ए, और अगर मैं ओवरलैपिंग के बेसिस पे बनाता हूँ तो ये है बी। तो इसका आंसर जो है वो किस रीजन के अंदर आएगा, कौन सा रीजन शेड होगा। तो आप कहेंगे ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब आप कोड में शेडिंग तो करना ज़रा डिफिकल्ट टास्क है। तो हम लोग क्या करते हैं कोड के अंदर, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन चाहिए होता है, हम एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हमसे क्लाइंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग इसको मार्क कर देते हैं डिफरेंट नंबर से कि ये रीजन नंबर 1 है,
ये रीजन नंबर 2 है और ये रीजन नंबर 3 है। हम यूजर को दिखाते हैं इफ यू वांट टू शेड ए इंटरसेक्शन बी, तो वी हैव बेसिकली 3 डिफरेंट रीजन। व्हाट रीजन विल बी शेडेड, कौन सा रीजन जो है शेड होगा, तो वो आप नंबर से बताते हैं, करके नहीं दिखाते। शेड करना जरा क्योंकि ग्राफिकल में मुश्किल होता है, तो आप कहते हैं कि इसका आंसर जो है, जो शेडेड रीजन है, वो आप सिर्फ नंबर से लिख देते हैं 2। ठीक है, बात समझ आ रही? और ये कोई इतना आसान मतलब वाले सवालात नहीं होते, बल्कि हम कुछ यूं भी दे सकते हैं कि ए यूनियन बी है, ठीक है, और इसके साथ एक रीजन सी जो है वो इंटरसेक्शन में आ रहा है। अब बताइए कौन सा रीजन होगा? तो आप कहेंगे क्योंकि सी भी आ गया है, तो अब आपके पास कोई 7 रीजन होंगे, यानी एक ये, 2 बिल्कुल क्लियर करके मार्क करो, 3, फिर 4, 5 और 6, ठीक है, और ये 7। और नॉर्मली एक रीजन इन तीनों के बाहर का भी होता है, जिसे हम कहते हैं 8, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। ये डायग्राम बनाना हमारा मकसद कतई नहीं है, ना पाइथन में, ना सी शार्प में, ना किसी में। ये डायग्राम तो हम उसको बताएंगे कि आपके सवाल का आंसर मैं इस डायग्राम में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई डायग्राम बनाई जा सकती है। एक डायग्राम इसी सवाल को करने के लिए एक डायग्राम ये भी बनाई जा सकती है। मैं समझा देता हूँ तुम्हें। मिसाल के तौर पर एक डायग्राम जो बनी हुई है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या डायग्राम ये वाली नहीं बन सकती? बन सकती है। तो हम अपने सवाल का आंसर किसी भी डायग्राम में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये सवाल का आंसर मैं इस डायग्राम में दे रहा हूँ। अगर इसमें देंगे तो यकीनन शेड, इसके रीजन कम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसके सिर्फ 4 रीजन है, इसके 7 रीजन, 8 रीजन। अगर इसका भी बाहर का रीजन ऐड कर लें तो इसके भी 5 रीजन है खाली। तो लेकिन दोनों के शेडिंग का एक जगह भी डिफरेंट होंगे। यानी क्या मतलब कि पहले ए यूनियन बी निकालो, वो कौन सा रीजन होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि अगर ये बी है और ये सी है, तो ए यूनियन बी का मतलब है सारे रीजन शेड हो जाएंगे। ये बात, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये ए यूनियन बी का एक आंसर है। ए यूनियन बी ये होगा। लेकिन जो ए यूनियन बी निकाला है उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करो, तो इसका सी के साथ इंटरसेक्शन कौन सी जगह पे आ रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। समझ आ रही बात है? तो ये पार्ट जो है वो कौन से सीक्वेंस नंबर में आ रहा है? ये आ रहा है 3 और 6 के अंदर। तो आप 3 और 6 के अंदर, तो आप कहेंगे शेडेड रीजन्स आर 3 एंड 6। तो इस तरह से हम रीजन बेस्ड काम करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, मुश्किल तो डेफिनेटली, और मुश्किल काम ही चैलेंजिंग होता है। हम आसान आसान तो करते रहे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और फला फला, तो ये तो हम करते रहे। इस तरह के चैलेंजिंग जॉब को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पर सॉल्व करें। और यही काम अगर मैं इसमें करूँ तो ए यूनियन बी का मतलब है पूरा रीजन शेड हो गया, पूरा रीजन, दोनों यूनियन में सारे रीजन शेड हो जाते हैं। और इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो इसका मतलब है जो आंसर आया है उसका सी के साथ इंटरसेक्शन सी ही होगा, तो इसका मतलब है रीजन नंबर 4 शेड हो जाएगा। ये सीखना भी पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है रीजन शेडिंग का, जबकि 8वीं क्लास में सिखाया जाता है। तो अगर रीजन शेडिंग नहीं आती है तो हमें सीखना पड़ेगी पहले, और उसके बाद फिर ये इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें अपने कोड में। अब इसमें भी यूजर से क्या इनपुट लेंगे? यूजर से हम इसमें बेसिकली पहले इनपुट लेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स। यहाँ पे भी वेरिएबल्स जो हैं वो 3 ही होंगे मैक्सिमम, मैक्स जो है वो 3 ही होंगे, यानी 3 सेट्स हो सकते हैं ए बी सी या ए बी, इससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरे पैरामीटर्स ये फिक्स करेंगे हम अपने लिए, हमारी मजबूरी है कि हम लोग जो हैं दूसरा पैरामीटर जो फिक्स करिए, मजबूरी है हमारी, ये आगे आप भले इसको सही कर लो, हम लोग फिक्स कर देंगे कि डायग्राम जो है वो फिक्स होगी, ठीक है। यानी हम किसी 2 डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, वो फिक्स होगा। जैसे एक डायग्राम, दोनों डायग्राम मैंने बनाई, तो जो भी सवाल यूजर करेगा उसको हम उन दोनों डायग्राम में उसकी शेडिंग बता देंगे कहाँ पे हो रही, शेड करेंगे ना। तो अब मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। पहला सवाल 2:38 पे किया गया था, यकीनन ये पुराना हो गया। तो इसमें सवाल पूछा गया था कि जो सेम वैल्यूज होंगी पहली, इसमें बस फाइनल सेट बताना है जो आंसर होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है मोहम्मद सर। एक ग्रुप में 4 लोग हो सकते हैं स्पेशल केस में, अगर बहुत मुश्किल काम है तो, बहुत बड़ा काम है तो, वरना कोई रीजन नहीं है 4 के, काम वाम नहीं हो रहा तो 4।
अच्छा, ये काम कैसे होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन बेस है, ए ठीक है, यूनियन और बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी सी, अगर कुछ इस तरह का काम है तो इस ये भी एक्सप्रेशन बेस है। जब भी एक्सप्रेशन बेस काम हो तो जो टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा, यानी अभी जो छोड़ के गए हैं और जो ये इन दोनों के लिए मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो वाला मेथड लगा के इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो वो आसानी सॉल्व हो जाता है और शेडिंग रीजन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाती है। अच्छा जी, फाइनल सेट तो डायग्राम कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, वो तो लॉजिक बताऊंगा ना मैं आपको, वो तो आप पॉइंट्स बताएंगे कि कौन सा रीजन शेड होना है। सर आप बता दीजिएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट में 4 होंगे। हाँ, ये था तो 2-2 वाले काफ़ी हैं जो मैं भी बता रहा हूँ, 3-2 3-2, ये भी दो दो लोग कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है ना, मुश्किल है, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, तो मुश्किल जो लग रहा है मुश्किल प्रोजेक्ट करके चैलेंज लेंगे, तो ये भी 2 लोग कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग बाय रॉबिन कर्व मेथड, ठीक है, हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हैश टेबल इस्तेमाल होता है। तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं बिल्कुल, स्ट्रिंग मैचिंग करने का रॉबिन कर्व का मेथड, एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है इसका, और मैं एल्गोरिथम आपको दे दूंगा, समझा दूंगा, वो आपने कोड करना है खुद से, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है। इसमें तो जो लोग दो दो लोग हैं ना, जिसमें प्लान किया हुआ है, 2 बड़े मेंबर हैं, तो वो ये लोग करें ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, और कोई एक ही ग्रुप करे, ये अच्छा है। इसका ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि यहाँ से आपको इसका एल्गोरिथम मिल जाएगा। एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो मैं एक्स्ट्रा टाइम में समझा दूंगा आपको, स्ट्रिंग मैचिंग का, ठीक हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, सर ग्रुप बना दें, किसी का नंबर ही नहीं क्लास के स्टूडेंट का, कैसी क्लास है तुम लोग की बेचारे यार, कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया तुम लोग की ना। एक दूसरे की शक्लें देखी हैं तुम लोगों ने दोस्तों की? हाँ, वो तो व्हाट्सएप पे देख ली होंगी। मेरे से टीचर से मुलाकात नहीं हुई है, टीचर से एक इंट्रैक्शन होता है, एक उनसियत बढ़ती है, टीचर से भी मजीद डिफरेंट चीज़ें सीखी जाती हैं। तो हैं भाई, इरफान हैदर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, क्या हो गया भाई? अदील साहब इनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दें। सर मैं कब से ऐड करने का बोल रहा हूँ? किसको बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी ना बोलो, ये सारे काम जो कर रहा है एडमिन उसको बोलो भाई, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं खुद ऐड हुआ हूँ, मैं थोड़ी व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहा हूँ, जो चला रहा है उसको बोल दो भाई, जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है उनको ऐड करो, ये बहुत ज्यादती हो जाएगी। इरफान हैदर साहब नहीं है हमारे, उनको इरफान हैदर साहब को ऐड करें भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे। भाई नंबर भेज देना प्राइवेटली उनको, साकिब को दे दो, ये यहीं पे दे दो, लिंक लिंक भेज दो ना साकिब। अबे भाई तुम किस दुनिया में रह रहे हो इरफान हैदर, गूगल क्लासरूम का भी लिंक नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी कोताही है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना तुम। सारी दुनिया गूगल क्लासरूम पे है, सारी दुनिया काम कर रही है भाई, इनको ऐड करो और इनको गूगल क्लासरूम का लिंक भी दो। हाँ हाँ, बोल रहे होगे तुम, हम कब क्या, तुम बोल रहे होगे, हमें तो पता है तुम बोल रहे होगे, भाई तुम्हारी जरूरत है, लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे, तुमसे नाराज है क्या लोग? अच्छा जी, आगे बढ़े। आगे अगला एल्गोरिथम है ग्राफ बेस्ड डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, और ये तो पूरा आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे ना। तो इसमें हमें करना ये है कि आपने बेसिकली जो हमारे पास नोट्स, ग्राफ के नोट्स होते हैं, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो है, अगर हम पहुंच गए यहाँ तक, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे सारों से कनेक्टेड हो, एक जर्नल मैकेनिज्म होता है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड होता है ये। चलो थोड़ी देर में कर लेना, तुम नंबर एक दूसरे के सेव कर लो,
और साकिब इनके नंबर सेव कर लो, थोड़ी देर में इनको ऐड कर लेना क्लास के बाद। अभी ये समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ। तो इनके वेट भी होते हैं यहाँ पे, ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है। इससे ये होता है कि आप यहाँ पे ये पता करना चाहते हैं कि अगर ये वाला नोड सोर्स है तो इससे किसी भी नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वेट वाइज। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इस वाले नोड पे, इसको मैं अगर ए कह दूँ नोड और इसको अगर बी कह दूँ नोड, तो ए से बी जाने के लिए मुझे 5 यूनिट दरकार है, 5 यूनिट, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट रास्ता है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से और इस जगह से लेके जाऊं तो मुझे 3 यूनिट दरकार है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, वो बेसिकली ए टू सी और सी टू बी जाऊं तो शॉर्टेस्ट होगा। तो इस तरह से ये बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना किसके थ्रू, डिजस्ट्रा एक एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा, जो प्रोजेक्ट इसको लेगा उसको पढ़ाऊंगा तो वो करेगा इसको सॉल्व। तो मैं कॉपी नहीं चाहता इसमें, इसका कोड अवेलेबल है हर लैंग्वेज में, बहुत पॉपुलर किस्म का एल्गोरिथम है, हर लैंग्वेज में इसका कोड अवेलेबल है। तो मैं इसकी कॉपी करवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से लिखें कि कैसे इसको काम किया जाएगा, ठीक है। एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन कोड लिखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, कैसे कोड इसका लिखा जाएगा। अच्छा जी, ये वाला प्रोजेक्ट मैं छोड़ दिया, इसको छोड़ दो। मूवी स्टोरेज एप्लीकेशन यूजिंग VST, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की एप्लीकेशन है कि अगर कोई, असल में होता ये है, बाइनरी सर्च ट्री हम पढ़ेंगे ना, बाइनरी सर्च ट्री ये तो हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन यकीनन अभी नहीं पढ़ा हमने। तो बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरह की होती है जिस ट्री के अंदर 2 नोड लगे होते हैं, उनको हम बाइनरी ट्री कहते हैं। जिन नोड्स के अंदर 2 नोड लगे होते हैं उनको हम बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें सर्चिंग आसान हो जाती है बाइनरी सर्च के थ्रू, वो भी। तो इस बेसिस के ऊपर, अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि कोई नोड इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये बाइनरी ट्री है लेकिन एक इम्बैलेंस है, जैसे कहते हैं अनबैलेंस हुई भी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए AVL का मेथड इस्तेमाल किया जाता है, AVL का मेथड। तो AVL का मेथड इसको अनबैलेंस होने से बचाता है और हर एक नोड के 2 नोड प्रोवाइड करता चला जाता है। समझ आई बात है। तो इससे सर्चिंग, इसमें सर्चिंग का फायदा कोई नहीं होगा, आपको सब सर्च करने पड़ेंगे। इसमें ये पता होता है कि आधा राइट पे आधा लेफ्ट पे है, तो इसलिए आप AVL का मैकेनिज्म अप्लाई करके बाइनरी सर्च ट्री अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू जो है वो अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें आप जरूरी नहीं कि मूवी स्टोरेज करें, आप किसी भी किस्म की स्टोरेज का मैकेनिज्म जो है वो कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री AVL के थ्रू। तो इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक आपको बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना पड़ेगा जो कि हमारे कोर्स का टॉपिक है, लेकिन 3 वीक बाद आएगा ये बाइनरी ट्री, और दूसरा हमें इसमें AVL पढ़ना होगा। समझ आएगा जी, हम इसका AVL पढ़ेंगे, 2 चीज़ें पढ़ेंगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जो लोग प्रोजेक्ट देंगे उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और फिर एक्स्ट्रा टाइम में समझने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो आप बना सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी प्रोजेक्ट मूवी स्टोरेज एप्लीकेशन यूजिंग VST बाइनरी सर्च ट्री, और ये भी वही है, मूवी स्टोरेज एप्लीकेशन भी यूजिंग AVL, वही बाइनरी सर्च ट्री, दोनों एक ही प्रोजेक्ट का मॉडल है। तो इसमें आप अलग अलग ना सोचें दोनों को, मेरे हिसाब से दोनों एक ही प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और फिर वो रह जाता है और फिर हमें अच्छे से आंसर नहीं मिल पाता इसका और कोई लर्निंग नहीं हो पाती स्टूडेंट्स की। ये बना सकते हैं आप, विंडो एक्सप्लोर बना सकते हैं ट्री को इस्तेमाल करके, यानी मैं सवाल देख लूँ किसी स्टूडेंट ने पूछा फेस रिकग्निशन, हाँ ये मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे भी आ रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप ये विंडो एक्सप्लोर बना सकते हैं। विंडो एक्सप्लोर देखा ना आपने, एक विंडो एक्सप्लोर में एक पैन होता है लेफ्ट साइड पे, एक पैन होता है राइट साइड पे। आप कहते हैं सी ड्राइव खोलें तो सी ड्राइव जैसे खोलते हैं, सी ड्राइव यहाँ तो ओपन होती है, इसके सारे फोल्डर एंड फाइल यहाँ पे आ जाते हैं। इसके ऊपर सारा के सारा हैंडलिंग पैन होता है ये, इसमें एडिट डिलीट जो भी आप कर सकते हैं, न्यू फोल्डर सब कुछ इसमें कर सकते हैं। आप कहते हैं सी ने डी खोलना है तो डी जैसे ही क्लिक करते हैं आप डी के कॉलम सारे के सारे चीज़। तो ये विंडो एक्सप्लोर जो है ये बेसिकली बना हुआ तो है लेकिन आप इसको अपने नाम से बना दें, ठीक है, ABC एक्सप्लोर। तो ये एक्सप्लोर आप डिज़ाइन करेंगे, ये ट्री के ऊपर डिज़ाइन होगा, ठीक है, ट्री के ऊपर डिज़ाइन होगा, ये आप आसानी बना सकते हैं, ये अलाउ है आपको बनाना।
सर अगर हम टावर ऑफ हनाई अच्छे से बना सकते हैं तो नहीं यार, टावर ऑफ हनाई में मसला ये है कि स्टूडेंट ने रिकर्जन नहीं समझा पाता उसका, हमेशा से मैंने यही देखा है। मैं बात करता हूँ अभी इस पर। अच्छा जी, उसके बाद योर आइडियाज। योर आइडियाज में पहला आइडिया ये है कि आप जो हैं वो फेस रिकग्निशन पे काम कर लें। फेस रिकग्निशन पे जो पाइथन यूज करेंगे उसमें बहुत एडवांटेज होगा आपको, अपने एफआईपी में भी अपने एफआईपी में बहुत फ़ायदा होगा आपको, और आगे भी आप जब इस फील्ड में एसिमुलेट करना चाहेंगे डेटा साइंस और इमेज प्रोसेसिंग में, तो आपको काफ़ी अभी से हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फेस रिकग्निशन में आप कर सकते हैं। फेस रिकग्निशन कई तरीक़ों से की जाती है, यानी कई ऐसे तरीके हैं जिससे फेस को रिकग्नाइज किया जाता है। तो उसमें हम दो पॉपुलर मेथड डिस्कस कर सकते हैं। उसमें से पहला मेथड है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और दूसरा जो है वो है लोकल बाइनरी पैटर्न। ये दोनों मेथड यूज करके आप फेस रिकग्नाइज कर सकते हैं। आप एक ग्रुप PCA से कर ले, एक ग्रुप LBP से कर ले, दोनों ग्रुप जो है वो फेस रिकग्निशन पे काम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इमेज की प्रोसेसिंग करना। इमेज प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आप इमेज के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करें या प्रॉब्लम क्रिएट करें या जो भी है। यानी अगर एक इमेज आपके पास दी हुई है और आप चाहते हैं कि इस इमेज को ब्लर कर दिया जाए, तो कैसे ये ब्लर होगा? जैसे एडोब में आप एक बटन क्लिक करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। तो आप इस इमेज को कैसे ब्लर करेंगे अपने कोड से? वो कोड लिखने के लिए आपको एरे चाहिए और मैथमेटिक्स चाहिए और लॉजिक चाहिए। तो तीनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है जो डेटा स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप एक एरे यूज़ करेंगे, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन एरे, और उसके बाद फिर जाके उसको ब्लर कर रहे होंगे। ब्लर करने का जो कोड है वो आप खुद लिखेंगे, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग होगी, ताकि आप जो है वो